नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पेपर करेंगे टीजीटी इंग्लिश का। और ये आपका एग्जाम हुआ था 31 अगस्त 2025 को, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। तो इसके जो है मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आज सुबह हमने 11 बजे क्लास की थी, इसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन उसमें थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा उस वीडियो को हटा के दोबारा से आपको 20 के 20 क्वेश्चन एक साथ करा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन इसका जो पीडीएफ है आपको वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर वन बाई शिवम चौहान पर। वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास अपनी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो है कई बार पूछा गया है और इसके लिए मैंने आपको बता भी रखा है कि आप इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज में, आपको याद होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2900 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 2 ईयर्स इज। तो 2 सालों में रेट परसेंटेज की दर कितनी है हमारी, 5% वार्षिक। 2900 रुपये पर कितना सिंपल इंटरेस्ट हमको प्राप्त होगा। तो देखिए, समय है 2 साल, ब्याज की दर है 5%। तो 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10% हो जाएगा। तो बेसिकली हमें 2900 रुपये का 10% निकालना है। 2900 का 10% कितना हो जाएगा, 290 रुपये। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, ये 390 नहीं 290, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, कैसे निकालेंगे। 2900 रुपये का हमें क्या निकालना है, 10%। तो गुणा 10, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचेगा, 290। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एक डीलर एक वस्तु पर 87% की छूट देता है और फिर भी 104% का क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। लागत मूल्य और सूचीबद्ध मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, उनका जो है हमें रेशियो बताना है। तो इसके लिए देखिए, सिंपल से 2 तरीके हैं इसको करने के। सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और जो है मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज। और अगर आपको मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो। ये है क्रय मूल्य और ये है अंकित मूल्य, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 87% का। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है तो 100 माइनस के 87% हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया है, 104% का। तो 100 प्लस 104 कितना हो जाएगा, ऊपर 100 में से 87 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 13। और 100 में 104 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 204। तो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया हमारा, 13:204। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है तो 100 माइनस के डिस्काउंट होता है कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट होता है हमारा मार्केट प्राइस। क्लियर है। दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यह है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस और ये है मार्केट प्राइस। अब भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डीलर एक वस्तु पर 87% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, छूट देता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये है, तो 100 पर 87% की छूट अगर आप दे रहे हो तो कितने रुपए की छूट दोगे, 87 की। अगर 100 पर 87 की छूट दोगे तो कितने में बेच दोगे, 13 में। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि फिर भी वह 104% का लाभ कमाता है। लाभ किस पर हमेशा कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। लाभ और हानि हमेशा जो है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 104% का लाभ हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। अब 100 रुपये पर अगर 104% का लाभ होगा तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 204 रहा होगा। अब देखिए दोनों जगह सेम वस्तु की बात हो रही है, सेम आर्टिकल है। तो ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 204 है। दोनों को सेम बना लेंगे। दोनों को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 204 से गुणा और यहाँ पर 13 से गुणा। तो देखिए 13 की यहाँ गुणा करिए तो यहाँ भी करेंगे तो गुणा हो जाएगा 13। अब 204 की अगर हमने यहाँ पर गुणा करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 204। अब हमें किसका रेशियो बताना था, लागत मूल्य और सूचीबद्ध मूल्य, क्रय मूल्य और जो है मार्केट प्राइस, इन दोनों का हमें रेशियो बताना था। तो इसको तो हटा ही दीजिए, इसका तो हमें कोई काम ही नहीं। ये दोनों सेलिंग प्राइस हमारे बराबर हो गए। अब देखिए इसका और इसका अगर हमें रेशियो लेना है तो देखिए 100 से तो 100 कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना बचेगा 13 और यहाँ पर कितना बचेगा 204।
तो क्रय मूल्य का जो है अंकित मूल्य से हमारा रेशियो कितना आ गया, 13:204। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, ये डिटेल तरीका है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 11.2 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट सर्कुलर कोन, और यहाँ पर पाई की वैल्यू दे रखे 22/7। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है। जो आपकी आंसर की आई थी उसमें ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो यहाँ पर हमें कुछ और वैल्यू दी जाती तब हम इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते। फिर भी मैं आपको जो है कोन के फॉर्मूले बता देता हूँ कि जिससे कि आपको शंकु के फॉर्मूले पता रहे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर अगर निकालना होता शंकु का आयतन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन का वॉल्यूम का, है ना। और अगर आपको यहाँ से पूछता कि शंकु की कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, आपको अगर स्लैंट हाइट दे रखी है, देखिए तिरछी ऊंचाई अगर आपको दे रखी होती स्लैंट हाइट, या फिर आपसे पूछता कि इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो वो कितना होता है पाई आर एल। ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। तो ये देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, जो भी पूछ रहा होता उसी से हम निकाल सकते थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है इसलिए हम आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर रेडियस आपको 11.2 सेंटीमीटर दे रखी थी, अगर आपको हाइट दे रखी होती तो उससे स्लैंट हाइट निकाल सकते थे, अगर आपको स्लैंट हाइट दे रखी थी और रेडियस भी दे रखी है तो उससे आप हाइट निकाल सकते हैं। कैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। रोहम्बस के जो डायगोनल्स आपको दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है रोहम्बस का एरिया। तो रोहम्बस कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब जो रोहम्बस की जो साइड होती है, चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, सबकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। और इसका जो है हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, डायगोनल्स दे रखे हैं। एक डायगोनल दे रखा है 25 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। आपको जो है रोहम्बस का एरिया निकालना है। तो समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाई d2। ये होता है समचतुर्भुज रोहम्बस के एरिया का फॉर्मूला, 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल 2। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। d1 d2 की वैल्यू हमें पता है, d1 की वैल्यू है 25, d2 की वैल्यू है हमारे पास 6, तो यहाँ से वैल्यू रख के सोल्व कर लेंगे। 1/2, d1 की वैल्यू 25 और d2 की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 2 से 6 कितनी बार, 3 बार, 25 से 3 25 दिया 75, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा समचतुर्भुज है उसका एरिया कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। फॉर्मूला याद था, क्वेश्चन बहुत आसान था। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई शॉपिंग मॉल जाते समय स्मृति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और लौटते समय जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बतानी है हमें, किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं औसत गति का। फॉर्मूला क्या होता है, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर x और y आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू है 50 और y की वैल्यू है 75। यहाँ पर वैल्यू रख दो, आपको जो है औसत गति एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 75 अपॉन 50 प्लस 75 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 125। अब देखिए 25 से ये चला जाएगा 75 3 टाइम्स, और 25 से जो है 125 कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम्स। अब 5 से 50 चला जाएगा 10 बार, और ये कितना हो जाएगा, 2 की 10 से गुणा करोगे 20 और 20 के 3 से गुणा करोगे 60। तो हमारा जो एवरेज स्पीड आई, औसत गति आई किलोमीटर पर आवर में, ये आएगी किसमें, किलोमीटर पर आवर में, 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, है ना। तो आसान है, ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। आपका जो अभी टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्जाम हुआ है 6-7 सितंबर को, उसमें भी ये वाला जो है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा गया था, और जो सबसे स्टार्टिंग में हमने किया है सिंपल इंटरेस्ट वाला, वो क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू बतानी है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 36 माइनस के 11, ये लिखा गया है। तो इसको हमें जो है सोल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बड़ा सिंपल है, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना, 49 प्लस, अब ये है 9 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस 5।
अब देखिए यहाँ पर है अंडर रूट में 36, तो 36 अंडर रूट के अगर बाहर आएगा तो कितना आएगा 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 6 बाहर आ गया, 6 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, 6 पंजे 30, और माइनस का कितना है 11। अब देखिए 49 में 9 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 58, माइनस 30 में जो है माइनस के 11, इन दोनों को आपस में जो है ऐड करोगे कितना आएगा 41। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 17। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है फिर से इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, जो आंसर की आपकी आई है। इन अ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट अर्पित जो है इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/8 ऑफ द टाइम एंड कीर्ति इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम, व्हाट इज द। तो यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें दे रखी होंगी तभी हम आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूँ। तो तरीका क्या है भाई, यहाँ पर बात हो रही है अर्पित की और कीर्ति की। तो दो लोग हैं। अब अर्पित जो है इन्वेस्ट करता है 1/8 ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का 1/8वां हिस्सा इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर टोटल कैपिटल 8 है तो उसका सिर्फ वो जो है एक हिस्सा इन्वेस्ट करता है, और कितने समय के लिए 1/8 समय के लिए। अगर टोटल समय जो 8 था तो उसका सिर्फ एक जो है समय वो उस एक समय के लिए इन्वेस्ट करता है। तो ये आ गई कैपिटल और ये आ गया उसका टाइम, ये कैपिटल है और ये आ गया टाइम। अब बात आती है किसकी, कीर्ति की। तो कीर्ति देखिए क्या करती है, एंड कीर्ति इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द कैपिटल। तो टोटल कैपिटल हमने कितनी मानी थी 8, 8 में से एक तो इन्वेस्ट कर दी अर्पित ने, बची हुई कितनी है 8 में से 1 माइनस करोगे 7, तो जो रेस्ट ऑफ द कैपिटल 7 है, तो 7 जो है कीर्ति इन्वेस्ट करेगी फॉर द होल टाइम। टोटल समय हमारे पास कितना था 8 था, है ना, टोटल समय हमारे पास 8 था, तो वो पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करती है, तो वो 8 समय के लिए। यहाँ से जो है इनको हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, जो अर्पित है और कीर्ति है इनकी जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया उसका रेशियो निकाल लेंगे, फिर जो भी वैल्यू हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में बोल रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, what is the difference between the average of prime numbers between 60 and 70 and the average of multiples of 4 between 50 and 61। क्वेश्चन समझ गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 60 और 70 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनको फाइंड आउट करना है। तो 60 और 70 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, एक तो है 61, उसके बाद 62 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 67। तो 60 और 70 के बीच में कौन कौन सी दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो है 61 और एक है 67। अब हमें क्या निकालना है, पहले स्टेप में 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। तो इनका हमें औसत निकालना है। औसत हम कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का ऐड करो और उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है, 2 से भाग कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। तो 61 प्लस 67 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 128। और हमें ये आया इसका औसत, सॉरी योग, इसका आया ये जो है सम। अब हमें जो है इसका अगर औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो बटे करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। 60 और 70 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं थी, इनका औसत कितना आ गया 64। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और 50 और 61 के बीच 4 के गुणजोग के औसत के बीच में कितना अंतर है ना। अब हमें क्या निकालना है, 50 और 61 के बीच में 4 के जो जो हमारे जो है मल्टीपल्स हैं उनको निकालना है। तो 50 और 61 के बीच में 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा भाई 52 52, एक होगा 56 और एक होगा 60। तो 50 और 61 के बीच में 4 के मल्टीपल कौन कौन से, 52 56 60। अब हमें इसका भी क्या निकालना है, औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे, सबको सम कर दो, सबको जोड़ दो। तो जब हम सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 2 8, 6 5 10 6 16, 168। अब इनका हमें औसत निकालना है तो भाग कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 नंबर है, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, कितना आ गया 56। क्लियर है। तो जो हमारी ये दो संख्याएं थी, जो 60 और 70 के बीच में अभाज्य संख्याएं थे, उनका औसत आ गया हमारे पास 64। और जो 50 और 61 के बीच में 4 के जो गुणज थे, उनका औसत आ गया 56। इन दोनों का हमें क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, अंतर। तो अगर आप 64 में से 56 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है, समझ में आई चीजें, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, एक ए जो है एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे जो है 27 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बे पहले दिन जो है बी काम की शुरुआत करे और वैकल्पिक दिनों पर काम करे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ऐसे वाले। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए जो है 18 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी करता है 27 दिन में। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे और उससे इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, कार्य करने की क्षमता। तो 18 और 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 54। 54 जो है 18 और 27 का एलसीएम आ गया, तो 18 कि 18 से अगर हम 54 को भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 3 टाइम्स। और 54 को अगर हम 27 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 2। तो ये क्या आगे इनकी एफिशिएंसी, आगे कार्य करने की क्षमता। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि भाई यदि पहले दिन बी काम की शुरुआत करता है, स्टार्टिंग जो करता है काम करने की वो बी करता है, और दोनों जो है अल्टरनेट डेज पर वर्क करते हैं। मतलब पहले दिन बी काम करेगा, केवल ए काम नहीं करेगा। दूसरे दिन केवल ए काम करेगा, बी काम नहीं करेगा। मतलब एक एक दिन काम करते हैं, पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए। इस प्रकार से काम करते हैं जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हमें यही बताना है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये जो है एक एक दिन का वर्क है इन दोनों का, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 5 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिन में? ये हो जाएगा 2 दिन में। तो जो 5 यूनिट काम है वो 2 दिन में होगा, क्योंकि पहले दिन 2 काम ही होगा क्योंकि बी अकेला करेगा, दूसरे दिन 3 काम होगा क्योंकि ए अकेला करेगा। तो ये 5 काम हो जाएगा, और 5 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? टोटल 2 दिन लगेंगे, है ना। हमें काम कितना करना है? 54। तो अगर मैं यहाँ पर 10 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 50। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 10 से कर दो, 10 दूनी 20। तो जो 50 काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? हमारा 20 दिन में। लेकिन हमें काम कितना करना है? 54 दिन। तो ये देखिए इनकी जो है 10 साइकिल कंप्लीट होगी। कैसे? पहले दिन बी ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तो ये इनका जो है बी और ए का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करते करते 10 साइकिल जब इन्होंने कंप्लीट करे हैं तो 50 काम हमारा कंप्लीट हो गया, और 20 दिन लग गए 50 काम को करने में। अब फिर से काम की शुरुआत कौन करेगा? बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो 50 के बाद फिर से वो 2 काम कर देगा, तो कितना काम हो जाएगा? 52। और अगला दिन लग जाएगा, मतलब एक दिन पूरा लग जाएगा, 21 दिन। तो 21 दिन हो चुके हैं, काम हो चुका है हमारा 52 यूनिट। करना था कितना? 54 यूनिट। तो बी ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी किसकी आएगी? ए की बारी आएगी। और देखिए कितना काम करना है? 54 में से 52 माइनस करेंगे 2। 2 यूनिट काम करना है, और ए एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो उसको इतने दिन लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लग गए? 21 सही 2/3 दिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 21 सही 2/3, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ठीक से लिख लेना। ये 20 1/2, ये है 21 1/2, 22/3, और ये है 21 2/3। ये इस प्रकार से ऑप्शन है ना। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझ पाए क्वेश्चन को? तो मैं बिल्कुल बेसिक से आसानी से चीजें आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको जरूर करके आए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो इनका हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है, अंक गणितीय माध्य निकालना है। बेसिकली आपको इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। मीन का मतलब क्या है? आपको इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए आप सबको पता है कैसे निकालते हैं। इन सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दो, आपका क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। तो सबसे पहला काम है इनको जोड़ना, ऐड करना। तो देखिए 3 + 7 10, 5 15, 4 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22, 4 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42, 42 और 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 51। यहाँ पर बचेगा 1 5। अब देखिए 5 + 4 9, 6 15, 4 19, 19 और 7 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा? 26 4 30, 3 33, 3 36, 4 40, 5 45, 45 4 49, 49 और 4 कितना आ जाएगा? 53। तो 531 आ गया इन सबका सम, इन सबका योग। हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्याएं। 9 से भाग कर देंगे तो ये 9 से कितनी बार चला जाएगा? 9 पंजे 45, बचेगा कितना यहाँ पर भाई? 8, और 9 9 81, 59। तो इसका जो औसत आया, जो मीन आया, वो क्या है? अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 59। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करो, उसके बाद ऑफ को, ऑफ हिंदी में कहे तो का, हिंदी में अगर यहाँ पर लिखा जाएगा तो ऑफ को क्या लिखेंगे? का।
तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को। तो इस प्रकार से इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जो है ये सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बाद ऑफ को। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऊपर कितना है 17/8, और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 17/8 और ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 8/5। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा 17/5। तो 16/5 यहाँ पर था, 16/5, और यहाँ से कितना बचा है प्लस 17/5। तो यहाँ पर देखिए 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 और 17 कितना हो जाएगा 33। तो ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर जब हमने इसको सोल्व किया तो कितना आया 33/5, ये आ गया ऊपर वाले को सोल्व करके। अब हमें नीचे वाले को सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो देखिए ऊपर 33 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 27, यहाँ पर 31। तो 33 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको नीचे सोल्व भी करना है आप सोल्व कर सकते हैं। तो नीचे वाले को भी सोल्व कर लेते हैं भाई एक बार। ऊपर वाले पार्ट को तो हमने सोल्व कर लिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप जो है अलग अलग पार्ट को ही सोल्व करना, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को। अगर आप एक साथ करोगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो लिखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक काम करना, सबसे पहले एक पार्ट को सोल्व कर लेना ऊपर वाले को, उसके बाद नीचे वाले को सोल्व कर लेना, है ना, ऐसे ये आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 19 माइनस, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ 13/8, और यहाँ पर है भाग। तो भाग में जो है चीज़ें क्या होती हैं, पलट जाती हैं, तो पलट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5। तो देखिए 8 से 8 यहाँ पर कितना बचेगा 13/5, तो 19 माइनस के 13/5। अब अगर आप यहाँ से 5 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 19 पंजे 95 माइनस के 13। तो 95 में से 13 माइनस करोगे, यहाँ पर कितना बचेगा 82/5। तो ऊपर सोल्व करके आया था हमारे पास 33/5, नीचे सोल्व करके क्या आया हमारे पास 82/5। तो देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा 33/82। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पाए, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर ये देखिए फिर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ 30% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट बाई 18 देन द नंबर इज, यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 18 अधिक है तो संख्या है। सेम संख्या की बात हो रही है कि सेम संख्या का 30% उसी संख्या के 20% से कितना अधिक है 10%। तो जो ये गैप है सेम संख्या का कितने का 10%, और 10% की वैल्यू आपको 18 दे रखी है। आपको क्या बताना है, संख्या बतानी है। संख्या अपने आप में कितनी होगी 100%, तो 10 के आगे एक जीरो चिपकाया 100%, तो यहाँ पर भी 18 के आगे एक जीरो चिपका, तो संख्या हमारे पास क्या आ गई 180 आ गई। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको सीधा सीधा दिख रहा था कि 30% सेम संख्या की बात हो रही है, उसका 30% और 20% का जो अंतर है वो कितना है 18, मतलब जो 10% है संख्या के 10% का अंतर आपको कितना दे रखा है 18। तो संख्या अपने आप में होती है 100%, तो अगर 10% की वैल्यू 18 है तो 100% की कितनी होगी 180। आप बिना पेन पेपर के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आसान भी आते हैं, एक दो क्वेश्चन आता है कैलकुलेटिव या थोड़ा मुश्किल, लेकिन बाकी क्वेश्चन आसान आते हैं। अगले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है अभी, ये जो है फिर से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका। प्रिया जो है 59,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू करती है और 3 महीने के बाद तिरसा प्रिया के साथ साझेदार के रूप में जुड़ जाती है। एक वर्ष के बाद लाभ जो है 8:3 के अनुपात में विभाजित होता है, तो तिरसा की पूंजी में योगदान क्या था ये हमें बताना है ना। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होता है कि उनमें जो उन्होंने जो धन इन्वेस्ट किया है, उन्होंने जो अमाउंट लगाया वो किस अनुपात में लगाया है। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, एक है प्रिया और दूसरी कौन है तिरसा। अब देखिए प्रिया जो है कितने रुपए के साथ व्यवसाय स्टार्ट करती है 59,000 रुपए, 59,000 रुपए लगाकर जो है बिजनेस स्टार्ट करती है, और वो जो है पूरे एक साल के लिए, क्योंकि उसने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, और वर्ष के लाभ में कितने का लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में 8:3 का। तो इसने तो पूरे एक साल के लिए जो है इन्वेस्ट किया होगा 12 महीने के लिए। अब बात आती है तिरसा। तिरसा जो है कब बिजनेस में जो है शामिल होती है, तो 3 महीने के बाद। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसके 3 महीने के बाद जो है तिरसा बिजनेस में शामिल होती है। तो हमें यही बताना है कि तिरसा ने कितने पैसे लगाए थे। अगर उनको लास्ट में लाभ 8:3 के अनुपात में हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि तिरसा ने जो टोटल अमाउंट लगाया था बिजनेस में 3 महीने के बाद वो x रुपए लगाया था। और कितने समय के लिए लगाया था, क्योंकि बिजनेस में वो 3 महीने के बाद शामिल हुई है, तो केवल 9 महीने के लिए लगाया होगा पैसा। तो यहाँ पर गुणा कर दो 9, तो ये आ गया
ये आपकी है प्रिया, प्रिया की जो उसने अमाउंट लगाया है, और ये आ गया तिरसा जो उसने अमाउंट लगाया है। अब 1 साल के बाद क्या होता है भाई, इनको लाभ होता है, और कितने का लाभ होता है, प्रिया को होता है 8 का, और तिरसा का होता है 3 का। तो हमें ये बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, कि जो तिरसा है उसने कितना जो है धन जो है इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ से हम इनका रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो भाई देखिए 3 से 9 चला जाएगा 3 बार, 3 से 12 चला जाएगा 4 बार, अब 4 से 8 चला जाएगा 2 बार, और 3 से 3 चला जाएगा 1 बार। तो समझ पाए, यहाँ पर देखिए 59,000 बचा, यहाँ पर बचा कितना 59,000, और यहाँ पर बचा है कितना 2, और यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है x, और यहाँ पर बचा है कितना 1, यहाँ पर बचा है कितना 1। तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू 59,000 है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और वही किसकी वैल्यू होगी, वही वैल्यू होगी x की। तो 59,000 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 59,000 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 पंजे 10, तो 29,500 आ जाएगी x की वैल्यू, 29,500 सेकंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो जो तिरसा है उसने कितनी पूंजी का योगदान दिया था, 29,500 रुपए का उसने योगदान दिया था। समझ पाए, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये देखिए डीआई का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ 4 शाखाओं में लैपटॉप की बिक्री 1,000 में दर्शाता है, 2022 और 2023 में दिखाता है, बार ग्राफ का अध्ययन करें और क्वेश्चन का आंसर दें। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B1 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री से अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए। तो देखिए दोनों शाखाओं के लिए मतलब 2022 किसको दर्शाता है, ये ब्लू वाले को, और 2023 किसको दर्शा रहा है, ये येलो वाले को। तो अब कह रहा है कि दोनों वर्षों के लिए मतलब 2022 और 2023 के लिए शाखा B1, तो B1 यहाँ पर है, और 2022 और 2023 दोनों में देखना है कि कुल बिक्री कितनी हुई है। तो 2022 में कितनी हुई है 50, और 2023 में कितनी हुई है 30, तो 50 + 30 80। तो B1 की टोटल बिक्री कितनी है दोनों सालों में 80, और शाखा B3, तो B3 यहाँ पर है, इसमें 2022 में टोटल बिक्री कितनी हुई है 50, 2023 में टोटल बिक्री कितनी हुई है 50, तो यहाँ पर टोटल बिक्री हुई है इनकी 100। तो इनका हमें अनुपात बताना था, मतलब 80:100। तो 80:100 कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना आ गया 4:5 आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान था ये भी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है आपका बोट एंड स्टेम वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि एक नदी में पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है, और एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है, तो धारा के अनुकूल 73 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 74 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसानी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि धारा जो नदी है उसमें पानी की गति कितनी है, पानी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये कह रहा है कि भाई एक मोटर बोट धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस दिशा में बह रही है, मान लीजिए ये एक नदी है और नदी इस दिशा में बह रही है, तो नाव भी धारा के अनुकूल उसी दिशा में चल रही है। और धारा के प्रतिकूल का क्या मतलब होता है कि जो नदी है, नदी का बहाव है इधर की तरफ, और नाव चला रहे हैं हम उसके उल्टी तरफ, है ना, तो ये होता है उसका अपोजिट, या फिर धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल उसी दिशा में, और धारा के प्रतिकूल नदी की विपरीत दिशा में। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी बोट है, जो हमारी नाव है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो नाव की जो स्पीड मानी है वो मानी है हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नदी की स्पीड है वो कितनी दे रखी है, नदी की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम नदी की दिशा में ही चल रहे हैं तो उसमें जो है नदी की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर हम नदी की दिशा में चल रहे हैं तो अगर हम नाव चला रहे हैं तो हमारी नाव तेज गति से जाएगी, क्योंकि एक तो खुद की पर्टिकुलर नाव की जो है गति होगी, साथ में उसमें किसकी, नदी की गति भी जुड़ गई, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो है नाव नदी से विपरीत दिशा में जा रही है, प्रतिकूल दिशा में जा रही है, तो नाव तो अपनी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही होगी, लेकिन जो नदी की स्पीड है वो उसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि नदी जो है उसको रोकेगी चलने से, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि अनुकूल 84 किलोमीटर जाने में, तो 84/x + 5 क्योंकि अनुकूल जा रहे हैं, और धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाने में,
तो 56 अगर प्रतिकूल जा रहे हैं तो x माइनस के 5 हो जाएगा, जो धारा की गति है वो माइनस हो जाएगी। बराबर समय लगता है, और अगर बराबर समय लगता है तो दोनों को हमने रख दिया है बराबर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर मुझे समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, और ये दोनों बराबर समय लग रहे हैं तो दोनों को मैंने रख दिया मैंने बराबर। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितनी बार चला जाएगा, 28, 28 से चला जाएगा, 28 दूरी 56 और 28 दिया कितना हो जाएगा 84, 20 दिया 60 और 8 दिया 24, बिल्कुल सही है। तो 28 दूनी 56, 28 दिया कितने होते हैं 84। अब देखें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 के x माइनस 5 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 3x माइनस के 15 बराबर x प्लस 5 के 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के 10। अब देखिए 3x है, ये 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा x, ये माइनस के 15 इधर जाके हो जाएंगे प्लस के, तो 15 प्लस 10 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये x क्या है, जो हमारी नाभ है उसकी गति है, तो नाभ की गति आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति हमें दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी जो है दूसरे कंडीशन पर आते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि धारा के अनुकूल 73 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो जो नाभ की स्पीड है प्लस धारा की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो धारा के अनुकूल जो है 73 किलोमीटर जाने में, तो 25 नाभ की गति है और धारा की गति है 5, तो 25 प्लस 5 30 प्लस, और धारा के प्रतिकूल 74 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो नाभ की गति में से धारा की गति माइनस हो जाएगी, 25 माइनस के 5 कितना हो जाएगा 20 की दूरी तय करने में उसको टोटल कितना समय लगेगा, तो टोटल समय हम निकाल लेंगे इसको सोल्व करके। तो इसको अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से इनका एलसीएम ले सकते हैं, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 30 दूनी 60, तो 73 दूनी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 140 और 6 146 आ गया, प्लस 20 तिया 60, तो 74 के 3 से गुणा कर दो तो 7 तिया 21 210 और 4 तिया 12, तो 210 और 12 कितना हो जाएगा 224, 212 सॉरी, 7 तिया 21 210, 210 और 12 कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा, 222, 12 प्लस 10 22, तो 146 प्लस 222 बटे में है 60, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई 2 6 8 और 2 4 6 और 2 और 1 3, 368 और नीचे है कितना 60। अब हमें जो है इसको सोल्व करके अपना टाइम निकाल लेना है कि टोटल कितना टाइम लगेगा। तो 60 की अगर आप 10 से गुणा, सॉरी 60 की अगर आप 6 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6 6 36 360 है ना, 60 की अगर आप 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 360, तो 6 घंटे हो गए प्लस 360 हो गया, तो 368 में 360 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8, तो 8 मिनट लगेंगे। तो टोटल कितना समय लगेगा 6 घंटे 8 मिनट से लगेंगे उसको जो है, अगर 73 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और 74 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो 6 घंटे 8 मिनट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, 6 नल साज, क्या लिख रखा है 2 प्लम्बर्स, ओके नल साज नहीं प्लम्बर्स, मान नल ठीक करने वाले है ना, तो देखिए 6 नहीं है ये 2 है, 2 प्लम्बर्स एक्स एंड वाई आर पेड a total of rupees 440 per day by their employer. If X is paid 140% of the sum paid to Y, then how much is Y paid in rupees? क्लियर है, क्वेश्चन समझ पाए आप। तो यहाँ पर X और Y दो जो है प्लम्बर हैं और उनको जिसने काम पर रख रखा है वो उन दोनों को प्रतिदिन कितने रुपए देता है, टोटल 440 रुपए। अब ये कह रहा है भाई यदि X को Y को दिए गए योग का 140% भुगतान किया जाता है, तो यहाँ पर X है और यहाँ पर बाई है, तो x को कितना दिया जाता है, बाई को दिए गए योग का 140%। अगर बाई को 100 रुपए दिए जा रहे हैं तो x को कितने दिए जाएंगे, बाई का 140%, तो 100 का 140% कितना हो जाएगा 140। तो अगर बाई को 100 रुपए दिए जा रहे हैं तो x को कितने रुपए दिए जा रहे हैं 140 रुपए। तो हमें बताना है कि बाई को एक्चुअल में कितना भुगतान किया गया था, जब मिलाकर दोनों को टोटल किया जा रहा है 440 रुपए प्रतिदिन। तो अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल लो, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। मतलब अगर बाई को 5 रुपए दिए जा रहे हैं तो एक्स को कितने रुपए दिए जा रहे हैं 7, तो टोटल दोनों के मिलाकर कितने हो जाएंगे 12 रुपए। और 12 रुपए जो है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 440 रुपए। 12 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 440 रुपए। हमें बताना है कि बाई को कितना भुगतान किया जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर 440 रुपए
12 यूनिट की वैल्यू है और 5 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा भाई, ये 4 से चला जाएगा, 4 ते 12, ये 4 से 4 4 0, 110, 110 की 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 110 की 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 550, और नीचे कितना है 3, तो 3 से 550 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 3, बचेगा कितना 5, 3 अट्ठे 24, बचेगा कितना 10, 3 तिया 9, एक पॉइंट लग जाएगा 10, 3 तिया 9, तो 183.3, 183.3 देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए क्वेश्चन को, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई हमारे पास, एक शहर की जनसंख्या 2020 में 53,56,000 थी, है ना। एक शहर की जनसंख्या 2020 में कितनी थी, 53,56,000। यह हर साल 10% की दर से बढ़ती है, तो 2023 में जनसंख्या क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 में कितनी थी, इतनी थी, और हर साल जो है 10% की दर से बढ़ रही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, मतलब पहले साल अगर 10 थी तो अगले साल 10% से बढ़ेगी, तो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो अगर 2020 में 53,56,000 थी, तो जो है 2021 में कितनी हो जाएगी, 10 से बढ़कर 11, 2022 में कितनी हो जाएगी, फिर से 10 से बढ़कर 11, 2023 में कितनी हो जाएगी, फिर से 10 से बढ़कर 11। हमें 2023 में ही बताना है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 5356 और 11 गुणा 11 गुणा 11। अब देखिए हम यहाँ पर या ना तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ना 2 लास्ट के डिजिट निकालकर, ना 3 ना 4, हम कोई सा भी जो है अपना ये वाला तरीका नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तरीके क्या बचते हैं, या तो हम यहाँ पर क्या चेक करें भाई, 11 मल्टीप्लाई में है तो 11 का या तो हम मल्टीपल चेक करें कि जिस ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन भी इतने बड़े बड़े हैं, अगर हम सब में चारों ऑप्शन में 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा चला जाएगा, और हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन हमें ऐसे मिल जाए जो 11 का मल्टीपल दे रहे हो, तब हम फंस जाएंगे। तब हम क्या करें, तो यहाँ पर 2 तरीके आपके पास बचते हैं, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो सबकी, लेकिन गुणा करना भी एक लेंथी प्रोसेस है, या फिर आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर जो है आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम से ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता है ना, देख लिए। तो डिजिटल सम यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका अगर हम सोल्व करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 और 6 19, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर इसका आ गया 1, गुणा में देखिए 1 + 1 2, गुणा 1 + 1 2, गुणा 1 + 1 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 8। तो यहाँ पर ये जो पूरा है इसका डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 8। अब देखिए जिस ऑप्शन का भी डिजिटल सम 8 होगा वही हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 7 2 9, 9 तो हट गया भाई, क्योंकि 9 तो हट जाता है, 9 का डिजिटल सम 0 हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर 6 और 3 9, ये भी हट गया, यहाँ पर क्या बचा 2 8 10 और 8 18, 18 का मतलब 1 + 8 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। उसके बाद 7 2 9, 6 3 9, अब 8 8 16, 16 3 19, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 8 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, तो 19 का मतलब कितना है 9 और प्लस 1 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, तो ये भी नहीं हो सकता ना ये हो सकता है। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, तो देखिए 7 + 2 9, 8 + 1 9, 6 + 3 9, तो यहाँ पर जो है डिजिटल सम कितना बच रहा है 8, तो देखिए ये हो सकता है हमारा आंसर, लेकिन एक ऑप्शन और बचा है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 और 8 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 19 और 8 हो जाएगा भाई 27, और 6 और 3 9, ये तो हट जाएगा, तो 27, 27 में 2 + 7 9 आ गया, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए, तो इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से जल्दी कर सकते थे, नहीं तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ना तो हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं ना डिविजिबिलिटी चेक करके कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यापारी अनाज को 17% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से एक तौल का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित जो है 32% कम है, तो व्यापारी द्वारा कमाए गए कुल लाभ का प्रतिशत कितना है। आंसर बताना है निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित, मतलब जो आपको ये आंसर दे रखे हैं ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बेईमान दुकानदार वाला है, तो इसके मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनाज जो है व्यापारी
17% लाभ पर बेचने का दावा करता है। मतलब वो कहता है कि भाई 100 की चीज को मैं 17% के लाभ पर बेच रहा हूँ, 117 में बेच रहा हूँ। ये तो जेन्युइन सी बात है। वो कह रहा है कि भाई मुझे 17% तो प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो 100 की चीज को कितने में बेच रहा है, 117। लेकिन वो चालाकी क्या करता है, एक तो प्रॉफिट पर बेच रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खुला बेच रहा है कहकर। लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब कोई जो है सामान खरीदने वाला आता है ग्राहक, तो उसको क्या करता है, बेईमानी करता है। बेईमानी किस प्रकार की करता है, जो बाट है, जो जिस बाट का, जिस तोलने वाले बाट का यूज करता है, उस पर जो है, जो एक्चुअल उसका वजन है उससे 32% कम है। मतलब उस पर लिखा हुआ तो क्या है कि 100, मान लीजिए लिखा हुआ है 100, लेकिन जो उसका एक्चुअल वजन है वो 100 से कम है। तो जो हमारा ग्राहक है, जो सामान लेने आया है, उसको नुकसान हो जाएगा। आप 100, मान लीजिए कि 100 ग्राम का कोई बाट है, तो उस पर लिखा गया तो 100 ग्राम, तो ग्राहक को तो लगेगा कि भाई मुझे जो सामान मिल रहा है वो 100 ग्राम ही मिल रहा है। लेकिन वहां पर उसने चालाकी क्या कर रखी है, लिखा है उसके ऊपर 100 ग्राम, लेकिन है वो कितना, 32% कम। मतलब एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 68 ग्राम। तो किसको नुकसान हो गया, ग्राहक को। फायदा किसका हो गया, दुकानदार को या फिर व्यापारी को। तो यही ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये तो बिल्कुल उसका कह के बोल रहा है, बेच रहा है कि भाई मैं 17% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 की चीज को 117 में बेच रहा है। लेकिन दिक्कत तब है कि जब वो ग्राहक को तो दिखाता है 100, कि 100 ग्राम का ये सामान है, ग्राहक को दिखाता है कि जो बाट है वो 100 ग्राम का है, तुझे मैं जो सामान दे रहा हूँ वो 100 ग्राम है। लेकिन एक्चुअल में जो दुकानदार है उसके पास से कितना सामान जाता है, 32% कम, 68 सामान ही दुकानदार के पास से जाता है। तो हमें यही बताना है कि दुकानदार को एक्चुअल में प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा 68, यहाँ पर बचेगा 117। तो दुकानदार जो है 68 की चीज को कितने में बेच रहा है, 117 में। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो देखिए 68 की चीज को 117 में बेचेगा तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 32 प्लस 17, 40, 49 का डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का। और जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर ये 68 और परसेंटेज वैल्यू निकालने तो गुणा कर देंगे हम 100 से। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 से कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, 4 से चला जाएगा 17 बार। तो ऊपर कितना हो गया भाई, 25 पंजे, 25 की आप 49 से गुणा करनी है तो 25 की 49 से गुणा ना करके डायरेक्ट 25 की 50 से गुणा कर लो। तो 25 पंजे 125, 1250। और क्योंकि 25 की हमें गुणा करनी थी किससे, 49 से, हमने एक बढ़ाकर करी है, तो उसमें से 25 माइनस कर दो। तो 1250 में से आप 25 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1225। तो 49 और 25 की गुणा कितने आ गई, 1225, और बटे में कितना है, 17। तो 17 से भाग कर देंगे, कितना आएगा भाई, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना हो गया, 119। अब यहाँ से कितना बचा, 3, 35। तो 17 दूनी 34। तो हमारा लगभग कितना आंसर आएगा, 72% का प्रॉफिट हो रहा होगा व्यापारी को, क्योंकि हमें आंसर बताना है राउंड टू द आंसर, टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो लगभग 72% का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस क्वेश्चन को आप। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो इसी मेथड से आप सोल्व करना, क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये जो है फिर से जो है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, कि पाइप ए अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है उसी टंकी को 27 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ काम करने पर टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, ए भरता है 18 घंटे में, बी कितने घंटे में भरता है, 27 घंटे में। तो यहाँ से टोटल टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे इनका एलसीएम लेकर, और उससे इनकी जो है एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 18 और 27 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 54। तो 18 या 54, 27 दूनी 54। ये क्या आगे इनकी एफिशिएंसी आगे, ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 यूनिट, बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 5 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर 1 घंटे में। काम हमें कितना करना है, देखिए टंकी का आधा हिस्सा भरने में। टोटल टंकी की कैपेसिटी है कितनी, 54, और इसका अगर हम आधा भरेंगे तो 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27। देखिए हमें 27 ही जो है यूनिट भरना है, टंकी को भरना है, और 1 घंटे में कितना भरा जाता है, 5 यूनिट। तो 27 को 5 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25, 2/5। इतने घंटे लगेंगे अगर दोनों मिलकर जो है काम करते हैं। 5 सही 2/5 हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ए एक लैपटॉप को बी को 40% की हानि पर बेचता है,
और बी लैपटॉप को सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने लैपटॉप जो है 7,218 रुपये में खरीदा तो ए के लिए लैपटॉप की लागत मूल्य क्या थी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ए के लिए जो लैपटॉप की लागत मूल्य थी वो कितना था, एक्स था। अब क्या करता है, ए बी को 40% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। मतलब अगर 40% की हानि पर बेच रहा है तो 5 की चीज को 2 की हानि पर कितने में बेचेगा, 3 में। तो जो है ए बी को कितने में बेचता है, 5 की चीज को 3 में, क्योंकि 40% की हानि पर बेच रहा है। तो ये हो गया बी का जो है क्रय मूल्य। अब बी क्या करता है, बी बेच देता है लैपटॉप को सी को, लेकिन कितने पर, 25% के लाभ पर। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो 25% लाभ का मतलब क्या है, 4 की अगर कोई चीज थी तो उसको 1 के लाभ पर कितने में बेच देगा, 5 में। तो ये बी का जो है क्रय मूल्य है। अब बी बेचता है सी को कितने में, 4 की चीज को बेच देता है 5 में, क्योंकि उसको हो रहा है 25% का प्रॉफिट। अब ये कह रहा है कि यदि सी ने लैपटॉप को 7,218 रुपये में खरीदा, तो ये किसका आ गया, सी का कॉस्ट प्राइस आ गया। और ये कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, 7,218 के बराबर। अब यहाँ से इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 2406। और गुणा किससे करनी है, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 4 छंग 24, 2 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तो कितना आ गया, 9624 रुपये आ गया, 9624। फोर्थ ऑप्शन, जो लैपटॉप का जो है ए के लिए लैपटॉप का लागत मूल्य था वो कितना था, 9624 रुपये था। हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ये पेपर था हमारा टीजीटी इंग्लिश शिफ्ट फर्स्ट का, 31 अगस्त 2025 को ये आपका एग्जाम हुआ था। तो आपने देखा इसमें जो है 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में से मुश्किल से जो है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो थोड़े से टाइम टेकिंग हो, थोड़े से कैलकुलेटिव हो। लेकिन 12 मतलब बाकी अगर आप बात करोगे 16 से 17 18 तक क्वेश्चन जो है वो आसान थे, तो आप इनको कर सकते थे। तो कभी भी ऐसे सोच के नहीं जाना कि हमारा मैथ्स कमजोर है तो हमें मैथ्स को छोड़ना ही है। आप क्वेश्चन को पढ़ना जरूर, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे जो बहुत आसान होंगे। अगर आपने एक बार पढ़ा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। इसकी आंसर की के साथ जो है पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पेपर 1 बाई शिवम चौहान, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है या कुछ भी डाउट है, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उसको देख के अगली वीडियो में उसका आंसर आपको कर दूंगा, है ना। चलिए मिलते हैं शाम को। शाम को हम करेंगे रीजनिंग वाला पार्ट, जो हमारे ये अभी आंसर की आई थी 27 टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश की, ये सब जो आंसर की आई हैं, इनके जो है एक पेपर के रीजनिंग वाले पार्ट को हम शाम को 9 बजे लाइव सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको रीजनिंग की भी तैयारी करनी है तो शाम को 9 बजे जुड़ना, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।